फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम 10वीं क्लास का दूसरा चैप्टर मानव तंत्र का दूसरा पार्ट श्वसन तंत्र पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में पाचन तंत्र पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप ज़रूर देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के लास्ट में लाइक और कमेंट करना। अब शुरू करते हैं श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र के अंदर हम देखते हैं श्वसन क्या होता है। कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कि शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है और इस कोशिका को कार्य करने की क्या ज़रूरत होती है? ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो ऊर्जा कहाँ से मिलती है, अभी वो देखते हैं। कोशिकाएं पोषक तत्वों का ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करती है। क्या करती है कि ये जो कोशिका है, इस कोशिका के अंदर एक कोशिका अंग पाया जाता है जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? इस माइटोकॉन्ड्रिया को वैसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है या शक्ति गृह भी कहा जाता है, क्योंकि इस अंग के अंदर क्या निर्माण होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। होता कैसे है कि इस कोशिका अंग के अंदर जितने भी पोषक तत्व हैं उनका ऑक्सीकरण होता है, अर्थात उन पोषक तत्वों को छोटे छोटे ऊर्जा में तोड़ दिया जाता है। और वो ऊर्जा क्या है? एटीपी। अब ऊर्जा बनने के बाद में कुछ अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं, और वो अपशिष्ट पदार्थ क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजने के लिए कुछ अंगों की ज़रूरत होगी, और इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जितने भी पोषक तत्व आए हैं उनको तोड़ने या फिर ऑक्सीकरण करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, उसको भी लाने के लिए कोई अंग चाहिए। तो अब इन दोनों गैसों का आदान प्रदान करने के लिए किसी तंत्र की ज़रूरत है। तो वो तंत्र कौन सा है? वो है श्वसन तंत्र। इसी क्रिया से एटीपी का निर्माण होता है। कौन सी? ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण क्रिया द्वारा, तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। ये ऑक्सीजन कैसे आती है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ रही है? ये ऑक्सीजन रक्त अपने साथ घोलकर सभी अंगों तक पहुंचाता है। तो अब श्वसन तंत्र के परिभाषा के बाद में या हम श्वसन को बोल सकते हैं कि श्वसन कहते हैं ऑक्सीजन या कार्बन डाई या गैसों के आदान प्रदान को श्वसन कहते हैं। मानव श्वसन तंत्र मानव श्वसन तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है: ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां। जो मुख से लेके और जितने भी ये कंठ या लेरिक्स तक का भाग है, इतना भाग ये क्या है? ऊपरी श्वसन तंत्र। और इसके बाद में जो श्वास नली से या हम बोल सकते हैं श्वास नली से लेकर फेफड़ों तक का जितना भाग है ये निचला श्वसन तंत्र है। फिर भाग तीसरा रह गया श्वसन मांसपेशियां। ये भाग है डायफ्राम वाला। ऊपरी श्वसन तंत्र के अंदर हम पढ़ते हैं अभी नासिका। ये पहला श्वसन अंग है जो बाहर दिखने वाले एक जोड़ी नासाद्वार से शुरू होता है। यह एक गुहा के रूप में होती है। नासिका गुहा में पाए जाने वाले धूलकण परागकण पुंज को रोकता है और शुद्ध वायु को फेफड़ों में प्रवेश कराता है। होता क्या है कि इस नासिका के अंदर क्या है, हमें ये पता है नासिका एक जोड़ी होती है, या हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर 2 छिद्र होते हैं। दोनों छिद्रों के अंदर क्या होता है? छोटे छोटे रोम लगे होते हैं, और उसके ऊपर क्या है? कुछ लिक्विड लगा रहता है या स्त्रावित होता रहता है। वो लिक्विड काम क्या करता है कि अगर हम जब श्वास लेते हैं तो श्वास लेते वक्त इस नासिका के अंदर कोई भी धूल के कण या परागकण या फूंद ना चले जाए, या कोई भी अशुद्ध ऑक्सीजन के अलावा कोई भी अन्य मटेरियल ना जाए। इसको रोकने के लिए इसके अंदर जो रोम लगे होते हैं उसके ऊपर लिक्विड के कारण ये चिपक जाते हैं। कुल मिला के ये शुद्ध वायु करने के लिए नासिका कार्य करती है और शुद्ध वायु को फेफड़ों में प्रवेश करवाती है। दूसरा अंग है, ये दूसरा श्वसन अंग है। तो पहला अगर पूछा जाए कि नासिका, या अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि श्वसन तंत्र के अंदर पहला श्वसन अंग कौन सा है, तो वह नासिका। ये दूसरा श्वसन अंग है। जरूरत होने पर मुख्य श्वास लेने में काम आता है, परंतु ये श्वास या वायु नासिका जितनी शुद्ध नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसके अंदर ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं लगा होता है जो वायु को शुद्ध करके अंदर भेजे। क्योंकि मुंह खोलने के बाद में हम क्या है? सीधी हवा अंदर जाने देंगे। ऐसा नहीं है कि उसको पहले शुद्ध किया जाए। इसलिए कहते हैं कि मुँह खोल के कभी भी श्वास नहीं लेना चाहिए। फिर तीसरा है ग्रसनी। ग्रसनी एक पेशीनुमा संरचना है जो नासिका गुहा के पृष्ठ भाग से आहार नाल के ऊपरी भाग तक फैली हुई है।
ग्रसनिकों को 3 भागों में बांटा गया है। पहले है नासा ग्रसनी, फिर है मुख ग्रसनी और फिर है कंठ ग्रसनी। कंठ ग्रसनी से वायु घाटी ढक्कन एपिग्लोटिस से होते हुए स्वर यंत्र में पहुंचती है। अब क्या है, ग्रसनी को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन से हैं? नासा से लेके जो शुरू होता है वो नासा ग्रसनी, जो मुख से शुरू होता है वो मुख ग्रसनी और कंठ से शुरू होता है वो कंठ ग्रसनी। अब कंठ ग्रसनी के अंदर क्या लगा होता है? एक ढक्कन लगा होता है। वो ढक्कन क्या करता है, जो दो, एक श्वास नली, जो श्वास नली है और दूसरा भोजन नली या आहार नली है। इस आहार नली के अंदर जो आहार आ रहा है वो आहार श्वास नली के अंदर नहीं चला जाए, इसको रोकने के लिए यहाँ पे एक सिस्टम जैसा एक ढक्कन लगा होता है पल्लेनुमा, जो क्या काम करता है कि अगर भोजन इसके अंदर, जब भोजन करते हैं तो ये इसके ऊपर बंद हो जाता है ताकि भोजन इस श्वास नली के अंदर नहीं चला जाए। जो श्वास नली व आहार नली के मध्य स्विच का कार्य करता है। घाटी ढक्कन क्या एक पल्लेनुमा संरचना है। फिर है स्वर यंत्र या लिरिक्स। कंठ ग्रसनी में श्वास नली को जोड़ने वाली छोटी सी संरचना होती है। ये 9 प्रकार की उपास्थियों से मिलकर बनी होती है। क्या हम पढ़ रहे हैं? लिरिक्स। भोजन निगलने के दौरान घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस स्वर यंत्र के आवरण के रूप में कार्य करता है तथा भोजन को स्वर यंत्र में पाए जाने से रोकता है। स्वर यंत्र में स्वर रज्जु संरचना पाई जाती है, जिसमें श्लेष्मा झिल्ली होती है जिससे हवा के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या है ये? जो हम बोल सकते हैं कि कंठ है, इसके अंदर ही क्या होता है, जो घाटी ढक्कन या फिर एपिग्लोटिस होता है। ये किसका कार्य करता है? कंठ है, घाटी ढक्कन के ऊपर आवरण का कार्य करता है। आवरण के कार्य करने के साथ में इस जो ये श्वास नली है, ये मान लीजिए घाटी ढक्कन है, तो इसके ऊपर एक क्या लगा होता है, एक स्वर रज्जु या फिर एक ऐसा पर्दा सा लगा होता है जिसके अंदर छोटा सा छिद्र होता है, जिसको बोल सकते हैं श्लेष्मा झिल्ली, बहुत ज़्यादा पतली होती है, जिससे हवा के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। अगर इसे हवा आदान प्रदान करते हैं, ये जाती है तो ध्वनि क्या होती है? उत्पन्न होती है। ये हो गया स्वर यंत्र। फिर आता है निचला श्वसन तंत्र, दूसरा पार्ट। उसका पहला भाग है श्वास नली। निचले श्वसन तंत्र के अंदर श्वास नली फर्स्ट पार्ट है। यह करीब 5 इंच लंबी व पतली पेशियों से मिलकर बनी होती है। इसके अंदर उपास्थियों के बने सी आकार के वल्ले पाए जाते हैं। उपास्थियाँ हम बोल सकते हैं आपकी भाषा में, जैसे घरों में बोलते हैं कच्ची हड्डी, वो कच्ची हड्डियों से मिलकर बने होते हैं जो इसको चिपकने से रोकते हैं। क्या है कि जैसे यहाँ पे इसे सी प्रकार के वल्ले बोल सकते हैं कि ये मान लीजिए एक पाइप है, इस पाइप को हमने क्या किया, यहाँ से काट दिया इसे। अब यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा, इधर भी ये सी बन जाएगा। तो ये सी प्रकार की जो पाइप है, तो इसके जो यहाँ से ये इतना भाग काटा है, ये कटा हुआ भाग के पर्दा चिपके ना, इसके ऊपर एक पर्दा लगा वो चिपके ना, किसके कारण? इसलिए इसको सी प्रकार के बनाए जाते हैं तथा श्वास को गर्दन से वक्ष स्थल तक पहुंचाती है, यहाँ तक। श्वास नली में उपस्थित उपकला श्लेष्मा का निर्माण करती है जो श्वास को शुद्ध करके फेफड़ों में भेजती है। आगे भी श्वास का क्या है? फिल्टर होता है। श्वासनी व श्वसनिका। श्वास नली वक्ष गुहा में जब प्रवेश करने के बाद में 2 भागों में विभाजित हो जाती है। देखिए जैसे 2 भागों में विभाजित हो जाती है। इसके प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? श्वसनी कहते हैं। ये हम पढ़ रहे हैं श्वास नली और ये क्या है? श्वसनी। प्रत्येक श्वसनी अपनी अपनी और फेफड़ों में क्या करती है? प्रवेश या एंट्री कर जाती है। देखिए इसमें ये एंट्री कर गई। अनेक प्रवेश करने के बाद यह अनेक भागों में विभाजित हो जाती है। इस प्रत्येक भाग को श्वसनिका कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसनिका। ये छोटी छोटी दिख रही है इसके अंदर, ये क्या होगी? श्वसनिका है। प्रत्येक श्वसनिका का अंतिम भाग एक गुब्बारे नुमा संरचना से होती है, ये जुड़ा होता है। देखिए ये रही कुपिका, और इसे क्या कहते हैं? कुपिका कहते हैं। और कुपिकाओं के अंदर क्या होती है? कोशिकाएं होती है। प्रत्येक फेफड़े के अंदर लगभग 30 लाख क्या होती है, या 30 मिलियन
कुपिकाएं होती है। फेफड़े या फुफ्फुस। मनुष्य में एक जोड़ी या दो फुफ्फुस पाए जाते हैं, एक जोड़ी अर्थात दो, जो वक्ष गुहा में हृदय के पार्श्व में स्थित होते हैं। प्रत्येक फुफ्फुस कोमल, लचीला व गुलाबी रंग का होता है। फेफड़ों में असंख्यक श्वसनिकाएं, कुपिकाएं, रक्तवाहिनियां, लसिका वाहिनियां होती है। इसमें क्या है कि फेफड़े क्या कैसे होते हैं, कोमल होते हैं, लचीले होते हैं और गुलाबी रंग के होते हैं। इसमें क्या है, असंख्यक क्या पाई जाती है, श्वसनिकाएं पाई जाती है, कुपिकाएं पाई जाती है और रक्तवाहिनियां, ये लसिका वाहिनियां होती है। अब दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से कम लंबा व अधिक चौड़ा होता है। ये दायां फेफड़ा हो गया और इधर वाला बायां फेफड़ा हो गया। तो ये क्या है, दायां फेफड़ा क्या होता है, कैसे दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से कम लंबा होता है, क्योंकि इस दाएं साइड में क्या होता है, इधर और इधर देखिए, इन दोनों के बीच में क्या है, अंतर है। दाएं फेफड़ा व बाएं फेफड़े से कम लंबा व अधिक चौड़ा होता है। प्रत्येक फेफड़ा स्पंजी ऊतकों से मिलकर बना होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि फूलने और सिकुड़ने वाले जैसी ऊतकों से मिलकर बना होता है, जिसमें अनेक केशिकाएं तथा कुपिकाएं होती है। कुपिकाओं में सल्की उपकला की पंक्तियां पाई जाती है, जो कोशिकाओं में प्रवाहित रक्त से गैसों के विनिमय में मदद करती है। यहाँ पे आया है कि सल्की उपकला से हम ऐसे बोल सकते हैं जैसे कि ये कोशिकाएं हैं, इसकी कुपिकाएं, इसके अंदर क्या है, ऐसे छोटी छोटी क्या संरचनाएं हैं। जैसे उदाहरण के लिए सांप के ऊपर क्या ऐसे संरचनाएं होती है ना, जिस सल्की जैसे, तो वैसे ही इसके ऊपर भी एक संरचनाएं होती है, जिसका काम क्या होता है, जिसका काम होता है कि रक्त में अगर इसमें क्या है, थोड़ा थोड़ा रक्त प्रवाहित होगा, बहुत ज़्यादा पतली संरचनाएं होती है, जिसके अंदर क्या है, उस रक्त के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, मिलकर या गैसों के विनिमय में आदान प्रदान करने में मदद करती है। लास्ट पॉइंट है श्वसन मांसपेशियां। फेफड़ों में गैसों का विनिमय या आदान प्रदान के लिए कुछ मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। यह मांसपेशियां श्वास लेने में व छोड़ने में मदद करती है। श्वसन के लिए डायफ्राम उत्तरदायी होता है। डायफ्राम कंकाल पेशी से बना एक चादरनुमा संरचना पाई जाती है। यह वक्ष स्थल पर पाई जाती है। इसके संकुचन व स्थिलन से वायु फेफड़ों से अंदर बाहर होती है। श्वसन मांसपेशियों का उदाहरण जैसे यहाँ पे आया ना, इसमें कि ये गैसों के आदान प्रदान के लिए और श्वास लेने के लिए छोड़ने, तो ये इसके अंदर एक डायफ्राम है। डायफ्राम उसी प्रकार है कि आपको जैसे एक उदाहरण देता हूँ अभी, जो एग्जांपल छोटा सा है कि एक हम बोतल लेते हैं, उस बोतल को हम क्या है, नीचे से काट लेते हैं, और काटने के बाद इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक छोटी सी पाइप लगा लेते हैं और उस पाइप को इसके अंदर दो गुब्बारों से जोड़ देते हैं, और जहाँ पे ये काटा हुआ है वहाँ पे क्या लगा देते हैं, नीचे एक इसके एक कोई पतली गुब्बारे की परत लगा देते हैं, अर्थात गुब्बारे को काट के इसके अंदर एक पर्दा लगा देते हैं। उस पर्दे की क्या है, एक डोरी बांध देते हैं। अब इसके अंदर नीचे क्या है, एक डोरी बांध देते हैं, और बांधने के बाद में जब इसको हम नीचे की ओर खींचेंगे इस पर्दे को, तो क्या है, गुब्बारों के अंदर हवा आएगी इस पाइप से, इस प्रकार गुब्बारे क्या है, फूलेंगे। जब इसको हम छोड़ेंगे तो ये क्या है, वायु बाहर चली जाएगी। वैसे ही जैसे ये डायफ्राम नीचे आता है तो इसके अंदर क्या, फेफड़ों के अंदर हवा भर जाती है। जैसे ही डायफ्राम ऊपर आता है तो हवा बाहर निकल जाती है। तो ये आदान प्रदान की प्रक्रिया के अंदर श्वसन मांसपेशियों का भी कार्य है। तो अभी हमने पढ़ा है, देखते हैं, हमने श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा कि श्वसन तंत्र क्या है। फिर श्वसन तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है, ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां। इसके बाद में हमने देखा था ऊपरी श्वसन तंत्र के अंदर कि नासिका क्या है, श्वसन तंत्र का पहला अंग है और ये वायु को शुद्ध करके फेफड़ों में प्रवेश करता है। फिर दूसरा अंग था मुख, और ये श्वास लेने में भी काम आता है, इसमें शुद्ध वायु नहीं जाती है। फिर ग्रसनी को 3 भागों में बांटा था, नासाग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। फिर कंठ ग्रसनी के अंदर घाटी ढक्कन लगा होता है, जिससे स्वर यंत्र में ये पहुंचता है, और आहारनाल के मध्य एक जो स्विच लगा होता है उसको क्या है, घाटी ढक्कन ही बोलते हैं। और फिर स्वर यंत्र क्या है, स्वर यंत्र 9 प्रकार के उपास्थियों से मिलकर बना हुआ था, जो भोजन निकलने के दौरान घाटी ढक्कन क्या है, स्विच का कार्य करता है, जो बीच में आ जाता है। और साथ में स्वर रज्जु एक ही संरचना पाई जाती है, जो मैंने यहाँ पे बताया था कि श्वास लेते हैं तब या फिर बोलने के लिए जो कंपन उत्पन्न होती है तो वो इस स्वर रज्जु से ही होती है।
फिर हमने निचला श्वसन तंत्र के अंदर देखा था श्वास नली, ये सी प्रकार की बनी होती है, ये गर्दन के वक्षस्थल तक पहुंचती है गर्दन से, और ये वायु को शुद्ध करके फेफड़ों में पहुंचाती है। फिर हमने देखा श्वसनी व श्वसनिकाएँ, और श्वसनिकाएँ क्या है, श्वास नली से श्वसनी में विभाजित होती है, और श्वसनी से क्या विभाजित होती है, श्वसनिकाओं में। श्वसनिकाओं से ये जाती है गुब्बारेनुमा संरचना कोशिकाएं, और कोशिकाओं से कोशिकाओं, और कोशिकाओं से रक्त कहाँ जाता है, पूरे शरीर में या हृदय में। फिर फेफड़े देखा था, फेफड़े दो जोड़ी होती है, ये कोमल होते हैं, बने होते हैं, और लचीला गुलाबी रंग का होता है। फेफड़ों में असंख्य श्वसनिकाएँ कोशिकाएं होती है, रक्तवाहिनी लसिकाएँ वाहिनी होती है। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से कम लंबा व अधिक चौड़ा होता है। प्रत्येक फेफड़ा क्या है, स्पंजी ऊतकों से मिलकर बना होता है। इसमें क्या है, उपकलाओं की पंक्तियां होती है, मैंने यहाँ पे बताया था, जिसका काम था गैसों का दान प्रदान रक्त के अंदर करना। फिर था श्वसन मांसपेशियाँ, ये क्या था, एक उदाहरण के लिए आपको बताया था। ये हुआ पॉइंट आपका पूरा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक